तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ को एनसीईआरटी के बुक से। तो हम देखना स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट को, जो कि हमारा है वास्तविक संख्या। तो बिना लेट किए हुए आइए वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर और इसमें देखना स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, हमारे पास कोई प्राकृत संख्या है उसको n बोला जा रहा, ठीक है। तो n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अगर मैं आपको अच्छे समझाऊं बिल्कुल तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। अगर 6 का पावर n है हमारे पास, ठीक है, तो n के जगह पर अगर हम कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं, ठीक है, जैसे में n के जगह पर हम रख दें 1 2 3 4 कुछ भी रख दें, तो n के जगह पर अलग अलग मान रखने से क्या ये कभी शून्य पर समाप्त होगा। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, 6 का पावर 1 क्या होगा 6, शून्य पर समाप्त तो हुआ नहीं। 6 का पावर 2 क्या होगा 36 होगा, यानी कि ये तो शून्य पर समाप्त हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो संख्या है ना, आप कितना भी कुछ रख लें n के जगह पर, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आखिर क्यों शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा, तो देखिए मैं बताऊंगा यहाँ पर। ऐसे करके 6 का पावर n का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2 गुणे 3 का पावर होल पावर n, ठीक है, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। इसको मैंने तोड़ दिया थोड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तब 2 इंटू 5 का होल पावर n के रूप की होती है, जबकि 6 का पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 का होल पावर n के रूप का है। अतः यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। अगर मैं 6 के जगह पर, आपने देखा कि मैं अलग अलग अगर संख्या को रख रहा था n के जगह पर, ठीक है ना, 1 रख रहा था, 2 रख रहा था, अगर कुछ भी रखेंगे हम तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हमारे पास 2 इंटू 5 का होल पावर n का रूप है अगर, ठीक है, तो हम लोग अगर n के जगह पर कुछ भी रखें मान को, तो ये शून्य पर समाप्त होगा। जैसे में अगर मान लीजिए कि हम n के जगह पर 1 रखते हैं, तो 2 इंटू 5 का होल पावर n यानी कि 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 का पावर 1। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है, जो कि यहाँ पर शून्य पर समाप्त हो रहा है। अगर हम n के जगह पर 2 रख दें, तो यहाँ पर 2 इंटू 5 का होल पावर 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10 और 10 का पावर 2 कितना होगा, 100 हो जाएगा, ये भी शून्य पर समाप्त होगा। तो मैंने आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर जो 6 का पावर n है ये ऐसा रूप में है। अगर हमारे पास ऐसा रूप में होता, ठीक है, तो ये बिल्कुल शून्य पर समाप्त होता, लेकिन ऐसा रूप होने के कारण ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये पहला रहा और हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन रहा।
ये दोनों जो संख्या हमारे पास है ना, ये भाज्य संख्या क्यों है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे देखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, हम लोग भाज्य संख्या कैसे संख्या को बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य भी संख्या से विभाजित होती है, तो उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में अगर मान लीजिए कि मैं 4 को लिखता हूँ, तो 4 जो है ये पूरा पूरा 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित होगा। तो इसी के चलते हमारे पास जो 4 है ना, ये बिल्कुल भाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए, आप भाज्य संख्या समझ गए होंगे लगभग, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लेते हैं और आपको समझाना ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ठीक है। देखिएगा, आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये सब कुछ गुणा से अटैच है ना, यानी कि जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 13 है, ठीक है, बीच में प्लस दिया हुआ है। तो इनमें और इसमें से हम लोग दोनों में से 13 को कॉमन कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें से 13 निकल जाएगा तो हमारे पास 7 गुणे 11 बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 13 गुणे 1, है ना। तो अगर इसमें से 13 बाहर निकाल देंगे, हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये चीज़ आ चुका है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा, देखिए 11 7 77 हो जाएगा और 77 1 कितना होगा, 78 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यह संख्या एक के अलावे एक के अलावे 13 और 78 से भी विभाजित होती है, ठीक है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे अगर इसको आप सॉर्ट कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल छोटा कीजिएगा, तो जो भी संख्या हमारे पास आएगा ना, वो 13 से भी विभाजित होगा, 78 से भी विभाजित होगा और ख़ास करके 1 से तो कोई भी संख्या विभाजित होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या हमारे पास है, ये भाज्य संख्या है। तो आपको ऐसे करके सजा करके बिल्कुल लिखना होगा, तभी आपको सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं ऐसे करके जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे करके बनाएंगे हम लोग। तो हमारे पास है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस हमारे पास 5 है, ठीक है। तो चलिए, इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये आप लिख लेंगे और देखिएगा, तो इसमें अगर देखिएगा ये सारा इंटू से अटैच है, यानी कि गुणा से अटैच है ना, जुड़ा हुआ है। और हमारे पास 5 गुणे 1 है यहाँ पर, ये दोनों भी गुणा से जुड़ा हुआ है, बीच में प्लस है। तो इनमें और इनमें हम लोग 5 को कॉमन कर सकते हैं। 5 कॉमन होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन हो चुका है, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 5 को अगर कॉमन कर लिए तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना तक कर दिए हम। इसके बाद 5 और हम इसको पहले गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी का 6, ठीक है, और 6 चौका 24, 24 छक्का कितना होता है, 24 छक्का 144। और 144 में अगर हम 7 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा फिर से मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने सही किया हुआ है। 3 दूनी का 6, 6 चौका 24, 24 छक्का 144 आते। तो देखिए, अब गुणा कर लेते हैं। 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 चौका 28 2, 30 का 0 हासिल 3 और 7 3 10, 1008 आ चुका है हमारे पास। और प्लस हम लोग 1 कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ चुका, 5 गुणा 1008 है और 1000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ भी हमारा जो आ चुका है, ये हमारे पास है 5 गुणे 1009, यानी कि ये जो संख्या को हम लोग अगर सॉर्ट करके देखें तो इन संख्या में हमारे पास एक से अधिक जो है ना, ये ऐसी संख्या है जो इन पूरी संख्याओं को कैंसिल कराएगी, ठीक है। जैसे 5 से भी ये पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी और 1009 से भी कैंसिल हो जाएगी। साथ ही साथ
एक से भी कैंसिल हो जाएगी। इसी के चलते हम लोग बोल सकते हैं ये संख्या भाज्य संख्या है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं लिख कर भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ऐसे लिख लेंगे, यह संख्या एक के अलावे 5 और 1009 से भी विभाजित होती है, विभाजित होती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 6 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास बोला कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक खेल का मैदान है ऐसे करके, और चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है आप। तो क्या बोला आगे, यहाँ पर वृत्ताकार पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया नाम की एक लड़की है, अगर इस मैदान का पूरा चक्कर लगाती है तो उसको पूरा पूरा 18 मिनट लगता है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो अगर रवि चक्कर लगाएगा तो रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है, इस मैदान को। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए जो सोनिया है वो बिल्कुल 18 लेती है, 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो कितना लेता है, यानी कि 12 मिनट लेता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को दर्शाऊं, ये हमारे पास फील्ड है और यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, इस पर इन लोगों को चलना है, ठीक है, या दौड़ना है। तो सोनिया जो है यहाँ से अगर स्टार्ट करेगी पूरा पूरा चल देगी और पूरा यहाँ पर फिर से पहुँच जाएगी, तो 18 मिनट इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसकी इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, क्षमता है ऐसे करके इसकी। लेकिन रवि का जो क्षमता है ना वो 12 मिनट में कंप्लीट कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा तेज और दौड़ता होगा, इसी के चलते वो 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर दोनों लोगों को खड़ा करा दिए हैं और फिर से एक ही दिशा में दोनों लोगों को चलाना ही स्टार्ट करें, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्पीड तो जो है यानी कि जो चाल है उसका वो अलग अलग है, डिफरेंट है ना। तो आखिर फिर से अगर वो मिलना चाहें इस फील्ड में, ठीक, इस पथ पर, ठीक है, पुनः, तो वो कितने समय बाद जो होंगे ना वो मिल पाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि एलसीएम अगर निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखिए 18 मिनट और 12 मिनट से अगर ये पथ पर ये चलेंगे तो 18 मिनट या 12 मिनट हमारे पास जो है इन दोनों का जो समय है इससे कहीं अधिक समय जो होगा ना ये लग जाएगा, क्योंकि एक राउंड लगाने पर तो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ये हो सकता है कि दूसरा राउंड में मिले या ना मिले, तीसरा राउंड में मिले या ना मिले, लेकिन एक राउंड से तो अधिक समय लगेगा, और एक राउंड में हमारे पास अधिक से अधिक अगर समय लग सकता है तो कितना मिनट लग सकता है, 18 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको मैंने क्वेश्चन को समझा दिया और हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास इससे बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, 18 और 12 से। जबकि अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू जो है वो छोटा आ जाएगा। इसी के चलते हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे ताकि बड़ा वैल्यू हमारे पास आ सके, ठीक है। चलिए उम्मीद करते होंगे आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 और हम लोग क्या करेंगे 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है। देखिएगा आपको पता है कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो आप जो बचपन में एलसीएम निकालते हैं ना तो उसके द्वारा आप ना बनाएं तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो 18 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कर दिया यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करके। 12 को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणे 3 आ चुका है हमारे पास। अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए इसमें से 2 कॉमन कर देंगे तो 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों में से 3 को कॉमन कर देते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा, तो ऊपर 3 बचा हुआ है और हमारे पास नीचे क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि
इनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में कॉमन था, इन दोनों में कॉमन था, लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं था, ये हमारे पास बचा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। एलसीएम करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए गुणा कर देते हैं फटाफट, 3 दूनी का 6, 6 3 18, 18 दूनी का 36 हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। 36 मिनट बाद ये जो है ना, ये एक दूसरे से फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अब।